करने वाले वी कर्व के बारे में और इन्वर्टेड वी कर्व के बारे में। तो जो वी कर्व है बेसिकली एक कर्व है जिससे हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो जो वी कर्व है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक की तरह है। जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिस्कशन करते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं हमारे मशीन के। सिमिलरली ये जो वी कर्व है इसमें भी हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो वी कर्व है इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारी जो मशीन है, चाहे सिंक्रोनस जनरेटर कंसिडर करो या फिर सिंक्रोनस मोटर, राइट। अगर मैं मशीन बोल रहा हूँ तो मशीन में दोनों मशीन आ रही है, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इससे पहले हमने बात किया था अंडर एक्साइटेशन के टाइम क्या हो रहा था, नॉर्मल एक्साइटेशन के टाइम क्या हो रहा था, ओवर एक्साइटेशन के टाइम क्या हो रहा था। अंडर एक्साइटेशन के टाइम हमारी जो मशीन है उसमें जो मैग्नेटाइजेशन था वो कम था, राइट। और नॉर्मल एक्साइटेशन में हमारी मशीन में जो मैग्नेटाइजेशन था वो नॉर्मल था। और ओवर एक्साइटेशन के केस में हमारी मशीन में जो मैग्नेटाइजेशन था वो कैसा था, वो ओवर था। तो ये अंडर एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन के केस में अलग अलग पैरामीटर्स पर किस तरीके का अफेक्ट करता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अंडर एक्साइटेशन के केस में हो क्या रहा था, अगर हम लोग अंडर एक्साइटेशन का केस कंसिडर करें तो मैग्नेटाइजेशन जो था वो कम था, जिसकी वजह से जो आर्मेचर रिएक्शन है वो कैसा निकल रहा था, मैग्नेटाइजिंग निकल रहा था, राइट। हमने डिस्कस किया था जो आर्मेचर रिएक्शन है वो हमें कैसा मिल रहा था, जो आर्मेचर रिएक्शन है हमें बेसिकली मिल रहा था मैग्नेटाइजिंग। और हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है वो कौन से पावर फैक्टर पर ऑपरेट हो रही थी, लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट हो रही थी। और जो सिंक्रोनस जनरेटर है अंडर एक्साइटेशन के टाइम वो लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट हो रहा था, राइट। और जैसे कि हमने बात किया था अंडर एक्साइटेशन के टाइम हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है वो एक इंडक्टर के तौर पर बिहेव करती है, राइट। और जब मशीन में एक्साइटेशन कम होता है तो मशीन में मैग्नेटाइजेशन कम होता है। मैग्नेटाइजेशन कम होने की वजह से हमारी जो मशीन है वो क्या करती है, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करती है। सिमिलरली हमने बात किया था नॉर्मल एक्साइटेशन के केस में क्या हो रहा था, जो मैग्नेटाइजेशन था वो नॉर्मल था, राइट। नॉर्मल एक्साइटेशन में जो मैग्नेटाइजेशन था वो नॉर्मल था। मैग्नेटाइजेशन नॉर्मल होने की वजह से हो क्या रहा था, जो आर्मेचर रिएक्शन है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नहीं कर रहा था, ना ही मैग्नेटाइजिंग था, ना ही डीमैग्नेटाइजिंग था। और हमारी जो सिंक्रोनस मोटर और जो सिंक्रोनस जनरेटर है दोनों कौन से पावर फैक्टर पर ऑपरेट हो रहे थे, यूनिटी पावर फैक्टर पर ऑपरेट हो रहे थे, राइट। फिर उसके बाद हमने बात किया था ओवर एक्साइटेशन के केस के बारे में। ओवर एक्साइटेशन में हमारी मशीन में जो मैग्नेटाइजेशन था वो कम था, आर्मेचर रिएक्शन कैसा निकल रहा था, जो आर्मेचर ओवर एक्साइटेशन में जो मैग्नेटाइजेशन था वो ज़्यादा था। ओवर एक्साइटेशन के केस में जो फील्ड करंट था वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो मैग्नेटाइजेशन है वो हाई निकल रहा था, जिसकी वजह से हो क्या रहा था, हमारी जो मशीन है हमारी जो मशीन है वो क्या कर रही थी, रिएक्टिव पावर को डिलीवर कर रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन में अगर मैग्नेटाइजेशन अगर कम होता है तो जो मशीन है वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगी। मशीन में अगर मैग्नेटाइजेशन अगर ज़्यादा होता है तो जो मशीन है वो रिएक्टिव पावर को क्या करेंगी, डिलीवर करेंगी। और ओवर एक्साइटेशन के केस में मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा था तो जो आर्मेचर रिएक्शन है उसका अपोजिट निकल रहा था, जो कि था डीमैग्नेटाइजिंग। और हमने बात किया था कि जो सिंक्रोनस मोटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट हो रही थी और जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होता है ओवर एक्साइटेशन के केस में। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वी कर्व स्टडी करने के लिए। तो जैसे कि हमने बात किया जो वी कर्व है वो प्लॉट है किसके बीच में, आर्मेचर करंट के बीच में और फील्ड करंट के बीच में। और जो पावर फैक्टर है जो पावर है वो कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो जो वी कर्व है वो प्लॉट है किसके बीच में, आर्मेचर करंट के बीच में और फील्ड करंट के बीच में। और जो पावर है वो कैसा रहेगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वी कर्व है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। सिमिलरली वी कर्व होती है और दूसरी जो कर्व होती है वो होती है इन्वर्टेड वी कर्व। तो जो वी कर्व और जो इन्वर्टेड वी कर्व है वो हम लोग दोनों मशीन के लिए कंसिडर करेंगे। मतलब सबसे पहला सिंक्रोनस जनरेटर कंसिडर करेंगे, फिर सिंक्रोनस जनरेटर में वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व की स्टडी करेंगे। फिर सिंक्रोनस मोटर कंसिडर करेंगे और सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व की स्टडी करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने बात किया वी कर्व है क्या, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, स्टेटर का करंट और जो रोटर का जो करंट है दोनों के बीच में प्लॉट है। और जो पावर है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और जो इन्वर्टेड वी कर्व क्या है, जो इन्वर्टेड वी कर्व है वो प्लॉट है किसके बीच में, पावर फैक्टर के बीच में और फील्ड करंट के बीच में। और जो पावर है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो जो इन्वर्टेड वी कर्व है वो प्लॉट है पावर फैक्टर के बीच में और फील्ड करंट के बीच में। और जो पावर है वो कांस्टेंट रहेगा। चाहे ये वी कर्व कंसिडर करो या फिर इन्वर्टेड वी कर्व कंसिडर करो, दोनों के केस में जो पावर है वो कांस्टेंट रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वर्टेड वी कर्व में हम लोग कंसिडर करते हैं पावर फैक्टर और फील्ड करंट। और ये जो वी कर्व है इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं आर्मेचर करंट और फील्ड करंट। दोनों जो कर्व है वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व, दोनों में जो फील्ड करंट और जो पावर है वो कॉमन है, राइट। डिफरेंस किसका, इन्वर्टेड वी कर्व में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं पावर फैक्टर और जो वी कर्व है उसमें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं आर्मेचर करंट। तो सबसे पहले हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर के वी कर्व के बारे में बात करते हैं, वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो वी कर्व में हमने डिस्कस किया जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, आर्मेचर करंट इंडिकेट करती है। और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, फील्ड करंट इंडिकेट करती है। यहाँ पर ये जो कर्व है इसको हम लोग वी कर्व इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो कर्व है वो हमें वी के शेप में दिखाई दे रही है। ये कर्व को अगर हम लोग देखें तो जो कर्व है वो हमें कुछ इस तरीके से वी के शेप में दिखाई दे रही है। तो यही रीज़न की वजह से जो कर्व है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वी कर्व, राइट।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पूरे प्रोसेस में, ओवरऑल प्रोसेस में कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करेंगे हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है? ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें इंडिकेट कर रही है इन्वर्स रिलेशन, किसके बीच में? फील्ड करंट के बीच में और आर्मेचर करंट के बीच में, राइट। जैसे जैसे हम लोग आर्मेचर करंट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जैसे जैसे हम लोग फील्ड करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग फील्ड करंट को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो जो आर्मेचर करंट है वो क्या होते जा रहा है? डिक्रीज़ करते जा रहा है, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, इससे पहला जो आर्मेचर करंट और जो फील्ड करंट है वो कैसे, वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। और यहाँ पर ये जो C1 जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया है, यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया ये है C1 कैरेक्टरिस्टिक। ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया बेसिकली है C2 कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया बेसिकली है C3 कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो C3 कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें इंडिकेट करती है कि जो आर्मेचर करंट है वो पहला डिक्रीज़ कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीज इन फील्ड करंट। ये पॉइंट ए से पहला अगर हम लोग देखें, ये पॉइंट ए से पहला जैसे जैसे हम लोग फील्ड करंट को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो जो आर्मेचर करंट है वो डिक्रीज़ करते जा रहा है। मगर ये पॉइंट के बाद अगर हम लोग देखें, जैसे जैसे हम लोग फील्ड करंट को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो जो आर्मेचर करंट है वो क्या होते जा रहा है? इंक्रीज़ करते जा रहा है, राइट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से पहला जो फील्ड करंट और जो आर्मेचर करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो फील्ड करंट और जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, पहला जो आर्मेचर करंट है वो क्या होगा? वो डिक्रीज़ करेगा, फिर उसके बाद जो फील्ड करंट है वो क्या जो आर्मेचर करंट है पहला डिक्रीज़ करेगा, फिर उसके बाद जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज़ करेगा। मतलब इनिशियली फील्ड करंट बढ़ाने पर जो आर्मेचर करंट है वो डिक्रीज़ करेगा, फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फील्ड करंट बढ़ाने पर जो आर्मेचर करंट है वो क्या होने लगेगा? इंक्रीज़ करने लगेगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट ए से पहले अगर हम लोग देखें, आपको यहाँ पर ग्राफिकल नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोसीड करते जा रहे हैं तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग नीचे आते जा रहे हैं, राइट। इसका मतलब जैसे हम लोग फील्ड करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आर्मेचर करंट डिक्रीज़ हो रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जैसे हम लोग फील्ड करंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पहला जो आर्मेचर करंट है वो डिक्रीज़ कर रहा है, फिर उसके बाद जो आर्मेचर करंट है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फर्स्ट आर्मेचर करंट डिक्रीजेस एंड देन विथ रेस्पेक्ट टू फील्ड करंट, फिर उसके बाद जो आर्मेचर करंट है वो क्या होता है? इंक्रीज़ करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पॉइंट ए हमें जो दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट ए पर जो आर्मेचर करंट है उसकी जो वैल्यू हमें जो मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और जो पावर फैक्टर हमें जो मिलेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर जो आर्मेचर करंट है वो मिनिमम है, इसके साथ एसोसिएटेड जो पावर फैक्टर है वो हमें कैसा मिलेगा? यूनिटी पावर फैक्टर मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पॉइंट ए पर जो आर्मेचर करंट है वो मिनिमम है और पॉइंट ए पर जो पावर फैक्टर है वो कैसा होगा? यूनिटी होगा। और अगर पावर फैक्टर अगर यूनिटी होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर पावर फैक्टर अगर यूनिटी होता है तो हमारी जो मशीन है वो कौन सा एक्साइटेशन पे? हमारी जो मशीन है वो नॉर्मल एक्साइटेशन पे जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है? यूनिटी होता है, सिंक्रोनस मोटर का भी और सिंक्रोनस जनरेटर का भी। फिर उसके बाद अगर हम लोग अंडर एक्साइटेशन कंसिडर करें तो अंडर एक्साइटेशन के केस में जो सिंक्रोनस मोटर है उसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है, मगर जो जनरेटर है उसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है। ओवर एक्साइटेशन के केस में सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग होता है और सिंक्रोनस जनरेटर का जो पावर फैक्टर है वो कैसा होता है? लैगिंग होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आर्मेचर करंट है वो हमें मिनिमम मिल रहा है, पावर फैक्टर यूनिटी है। और अगर हम लोग देखें हमारी जो मशीन है वो कौन सा एक्साइटेशन पे? पावर फैक्टर अगर यूनिटी है तो ऑब्वियसली जो मशीन है वो नॉर्मल एक्साइटेशन पे। आपको कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। पावर फैक्टर अगर यूनिटी अगर हमारी सिंक्रोनस मशीन का, तो ऐसे केस में हमारी जो मशीन है वो कौन से एक्साइटेशन पर है? नॉर्मल एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन। तो ऐसे केस में हमारी जो मशीन है वो नॉर्मल एक्साइटेशन पे, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पॉइंट ए से पहले अगर हम लोग देखें, हमें जो एक्साइटेशन जो मिलेगा वो कौन सा एक्साइटेशन होगा? अंडर एक्साइटेशन होगा। और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमें जो एक्साइटेशन जो मिलेगा वो कौन सा एक्साइटेशन होगा? ओवर एक्साइटेशन होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो हमने जो पॉइंट ए जो कंसिडर किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें अंडर एक्साइटेशन मिल रहा है और इसके राइट हैंड साइड में हमें ओवर एक्साइटेशन मिल रहा है। जब हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर की वी कर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट ए से पहले हमें मिल रहा है अंडर एक्साइटेशन और पॉइंट ए के राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है? ओवर एक्साइटेशन मिल रहा है, राइट। और सिंक्रोनस जनरेटर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ओवर एक्साइटेशन के टाइम जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो कौन से पावर फैक्टर पर काम करता है? ओवर एक्साइटेशन के टाइम हमारी सिंक्रोनस मोटर, इसको हमने डिस्कस किया था कि इसको हम लोग किस तरीके से याद रखें लॉन्ग टर्म के लिए। अंडर एक्साइटेशन के केस में हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है वो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है और हमारी जो जनरेटर है वो अपोजिट पावर फैक्टर मतलब लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। और ओवर एक्साइटेशन के टाइम हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करती है और हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। तो ओवर एक्साइटेशन पर जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो लैगिंग पावर फैक्टर पर चलेगा और अंडर एक्साइटेशन पर जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो लीडिंग
पावर फैक्टर पर चलेगा। तो अगर हम लोग देखें पॉइंट ए से पहला जो मशीन है वो अंडर एक्साइटेड है, तो मतलब जो पॉइंट मतलब जो मशीन है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर काम कर रही है। मतलब पॉइंट ए से पहला हमें कौन सा एक्साइटेशन मिल रहा है, अंडर एक्साइटेशन मिल रहा है। उसका मतलब हमारी जो मशीन है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर चल रही है, मतलब जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर पर चल रहा है। यही रीज़न की वजह से मैंने आपको रिवाइज करवा दिया कि नॉर्मल एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन। सबसे पहला हमें कंसिडर करना है अंडर एक्साइटेशन, फिर नॉर्मल एक्साइटेशन कंसिडर करना है, फिर ओवर एक्साइटेशन कंसिडर करना है सिक्वेंशियली। और यही रीज़न की वजह से हमने एक्साइटेशन के बारे में डिस्कस किया है कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पॉइंट ए के बाद जो मशीन है वो ओवर एक्साइटेड है, पॉइंट ए के बाद जो सिंक्रोनस जनरेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर ओवर एक्साइटेशन पे चल रहा है। और ऑब्वियसली जब सिंक्रोनस जनरेटर ओवर एक्साइटेशन पर चलता है तो जो पावर फैक्टर है वो कैसा होता है, जो पावर फैक्टर है वो होता है लैगिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट ए के बाद जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो ओवर एक्साइटेशन पर चल रहा है, और जो पावर फैक्टर होगा मशीन का कैसा होगा, लैगिंग होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो C1 कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया है, ये जो C1 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जनरेटर के लिए जो कि हमारे नो लोड कंडीशन पर चल रहा है। मतलब ये जो C1 कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया ये बेसिकली हमने नो लोड कंडीशन के लिए बनाया है, राइट। जब हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर के साथ मतलब ऑल्टरनेटर के साथ जब हम लोग लोड को कनेक्ट करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, जब हम लोग ये लोड को कनेक्ट करेंगे तो जो आर्मेचर करंट है वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज़ होने लगेगा, जिसकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक है ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेंगी। इफ लोड इज़ कनेक्टेड विद द ऑल्टरनेटर, जब हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं ऑल्टरनेटर के साथ तो जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज़ करने लगता है। और अगर हम लोग देखें जिसके वजह जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज़ करने लगता है। आर्मेचर करंट कब इंक्रीज़ करेगा, जितना ज़्यादा लोड करंट को ड्रॉ करते जाएगा। मतलब हमने ऑल्टरनेटर के साथ क्या लगाया, लोड लगाया। तो जैसी जैसी लोड ज़्यादा से ज़्यादा करंट कंज्यूम करते जाता है तो जो आर्मेचर करंट है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज़ करते जाता है, जिसके वजह से होता है कि जो वी कर्व जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं जो लोड है वो P1 पावर कंज्यूम किया तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई। फिर जो लोड है वो और ज़्यादा पावर कंज्यूम किया तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो और ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर है वो ज़्यादा है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक के करस्पॉन्डिंग जो पावर है वो कम है, और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक के करस्पॉन्डिंग जो पावर है वो और कम है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें इंडिकेट कर रहा है मिनिमम आर्मेचर करंट, यहाँ पर ये मिनिमम आर्मेचर करंट और यहाँ पर ये मिनिमम आर्मेचर करंट। तो जब हम लोग ये सारे के सारे पॉइंट को अगर हम लोग मिला दें तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलती है, जब हम लोग ये सारे के सारे पॉइंट को मिला देंगे तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलती है या फिर जो कर्व जो मिलती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंपाउंडिंग कर्व एट यूनिटी पावर फैक्टर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पावर फैक्टर है वो हमें कैसा मिलता है, जो आर्मेचर करंट है वो हमें मिलता है मिनिमम, और जो पावर फैक्टर है वो हमें कैसा मिलता है, यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया तो हम लोग ये सारे के सारे पॉइंट को मिला देंगे तो हमें जो कर्व जो मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग कर्व एट यूनिटी पावर फैक्टर। और यहाँ पर ये जो कर्व हमें जो दिखाई दे रही है ये कर्व से पहली वाली जो कर्व होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, ये वाली जो कर्व होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लैगिंग कर्व। और यहाँ पर ये जो कंपाउंडिंग कर्व हमें जो दिखाई दे रही है इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो कर्व हमें जो दिखाई दे रही है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीडिंग कर्व, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो कर्व हमने जो पढ़ा इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। अभी इन्वर्टेड वी कर्व के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर ये जो कंपाउंडिंग कर्व है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, वाली जो कर्व है ये है कंपाउंडिंग कर्व यूनिटी पावर फैक्टर पर। तो कंपाउंडिंग कर्व हमें क्या इंडिकेट करती है, कंपाउंडिंग कर्व इज द कर्व इन विच वी स्टडी वेरिएशन ऑफ फील्ड करंट विद रेस्पेक्ट टू आर्मेचर करंट एट डिफरेंट पावर फैक्टर। तो जो कंपाउंडिंग कर्व है वो एक ऐसी कर्व है जिसमें हम लोग फील्ड करंट के वेरिएशन के बारे में डिस्कशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू आर्मेचर करंट, और जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है, अलग अलग पावर फैक्टर होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कंपाउंडिंग कर्व है वो कर्व है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं फील्ड करंट के वेरिएशन के बारे में विद रेस्पेक्ट टू आर्मेचर करंट एट डिफरेंट पावर फैक्टर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब लोड इंक्रीज़ करता है तो ऐसे केस में होता क्या है, जो वी कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया जब लोड इंक्रीज़ करेगा ऑल्टरनेटर के साथ लोड जब ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा तो आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो वी कर्व है ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेंगी, राइट। ऊपर की तरफ क्यों शिफ्ट होने लगेंगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो वाई एक्सिस वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, आर्मेचर करंट इंडिकेट कर रही है। और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है मिनिमम आर्मेचर करंट। जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो जो मिनिमम आर्मेचर करंट है वो भी बढ़ेगा। तो जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो हम लोग कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे। तो यही रीज़न की वजह से जो वी कर्व है ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वी कर्व से हमने क्या समझा, ये जो वी कर्व है सिंक्रोनस जनरेटर की, इससे हमने क्या समझा, अंडर एक्साइटेशन के टाइम जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है। सबसे पहला सिंक्रोनस जनरेटर के केस में अंडर एक्साइटेशन के टाइम जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। और अगर हम लोग देखें हमने क्या डिस्कशन किया, अंडर एक्साइटेशन के केस में पावर फैक्टर लीडिंग होता है, और जैसे जैसे हम लोग फील्ड करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो जो आर्मेचर करंट है वो डिक्रीज़ करता है।
तो जब हम लोग फील्ड करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो आर्मेचर करंट डिक्रीज़ करता है, जब फील्ड करंट को डिक्रीज़ करते हैं तो आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें जो आर्मेचर करंट जो मिल रहा है वो हमें कैसा मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। पावर फैक्टर कैसा है, यूनिटी। और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो पावर फैक्टर है वो कैसा है, लैगिंग पावर फैक्टर है। सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, लैगिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर कौन सा एक्साइटेशन पर होती है, ओवर एक्साइटेशन पे होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अंडर लैगिंग पावर फैक्टर, जब हम लोग फील्ड करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज़ होता है। फील्ड करंट इंक्रीज़ करेंगे आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होगा, फील्ड करंट डिक्रीज़ करेंगे तो जो आर्मेचर करंट है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो कर्व के बारे में हमने जो बात किया इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं वी कर्व। तो जो हमने जो डेटा जो ऑब्टेन जो किया ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, आप इसको नोट डाउन करो। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, अंडर एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन होता क्या है। अंडर एक्साइटेशन में हमारी मोटर कैसा बिहेव करती है, नॉर्मल एक्साइटेशन में हमारी मोटर कैसा बिहेव करती है, ओवर एक्साइटेशन में मोटर कैसा बिहेव करती है। अंडर एक्साइटेशन में जनरेटर, नॉर्मल एक्साइटेशन में जनरेटर, ओवर एक्साइटेशन में जनरेटर कैसा बिहेव करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने डिस्कशन किया है। तब जाके जो वी कर्व होगी हमें बहुत अच्छी तरीके से पता समझ में आएगी। और पावर फैक्टर अलग अलग एक्साइटेशन में मशीन का अलग अलग पावर फैक्टर किस तरीके से होता है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं इन्वर्टेड वी कर्व के बारे में। तो जो इन्वर्टेड वी कर्व है, यहाँ पर ये जो वी कर्व हमें जो दिखाई दे रही है, ये वी कर्व को अगर हम लोग उल्टा कर दें, इन्वर्ट कर दें, तो हमें कौन सी वी कर्व मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी इन्वर्टेड वी कर्व। तो यही रीज़न की वजह से जो वी कर्व है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इन्वर्टेड वी कर्व। इन्वर्टेड वी कर्व में हम लोग कंसीडर करते हैं पावर फैक्टर और फील्ड करंट, और जो पावर होता है कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करती है पावर फैक्टर, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, फील्ड करंट इंडिकेट करती है। यहाँ पर हमने ये कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड वी कर्व बनाया। अगेन ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यूनिटी पावर फैक्टर, राइट। और ये यूनिटी पावर फैक्टर से पहले हमें कौन सा एक्साइटेशन मिलेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अंडर एक्साइटेशन, और अंडर एक्साइटेशन में सिंक्रोनस जनरेटर लीडिंग पावर फैक्टर पर चलती है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमें कौन सा एक्साइटेशन मिलेगा, ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन में हमारी जो सिंक्रोनस जनरेटर है, आई मीन सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसके बाद हमें कौन सा एक्साइटेशन मिलेगा, ओवर एक्साइटेशन मिलेगा। और ओवर एक्साइटेशन में हमारी जो सिंक्रोनस जनरेटर है कौन से पावर फैक्टर पर चलती है, लैगिंग पावर फैक्टर पर चलती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब हम लोग लोड इंक्रीज़ करते हैं ऑल्टरनेटर के साथ, तो जो आर्मेचर करंट है वो क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। आर्मेचर करंट इंक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है, जो आर्मेचर रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होने लगता है, राइट। आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीज़ होने लगता है, और यहाँ पर ये जो आर्मेचर रिएक्शन है इसे हमें क्या करना होता है, कंपनसेट करना होता है। तो ये आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो फील्ड करंट होगा उसे हमें इंक्रीज़ करना होगा सेम पावर फैक्टर पर, राइट। जिसके वजह से होता क्या है, यहाँ पर ये जो वी कर्व है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने लगती है, राइट। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, जब हम लोग अल्टरनेटर के साथ लोड को लगाते हैं और जब हम लोग लोड को इंक्रीज़ करते हैं तो जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज़ होता है। आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होने की वजह से होता है कि जो आर्मेचर रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होने लगता है, राइट। आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए हमें जो फील्ड करंट है उसे इंक्रीज़ करना होता है सेम पावर फैक्टर पर, जिसकी वजह से होता है कि जो वी कर्व है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने लगती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बहुत अच्छे क्लियर है कि जो वी कर्व है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसी जैसी कर्व राइट हैंड साइड में शिफ्ट होते जाती है तो जो कर्व के साथ एसोसिएटेड जो पावर होता है वो भी ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पर ये वाली जो कर्व है इसका अगर पावर अगर P2 है और ये वाली कर्व का अगर पावर अगर P1 है तो ऑब्वियसली जो P2 जो पावर होगा वो ज़्यादा होगा P1 के कंपैरिजन में। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब हम लोग लोड को इंक्रीज़ करेंगे तो होगा क्या, ऑब्वियसली जो लोड होगा वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा। जैसे जैसे हम लोग लोड को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो लोड करंट इंक्रीज़ होते जाएगा, आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होते जाएगा, जिसकी वजह से पावर इंक्रीज़ होते जाएगा हमारे अल्टरनेटर का। According to inverted V curve, if alternator is operating under lagging power factor, ये inverted V curve के अकॉर्डिंग अगर अल्टरनेटर अगर लैगिंग पावर फैक्टर रीजन पर अगर ऑपरेट हो रहा है, अल्टरनेटर अगर लैगिंग पावर फैक्टर रीजन पर ऑपरेट हो रहा है, तो जब हम लोग एक्साइटेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो जो पावर फैक्टर होगा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और जब एक्साइटेशन को डिक्रीज़ करेंगे तो जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जो एक्साइटेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, पावर फैक्टर के साथ। और यहाँ पर ये केस एप्लीकेबल है अंडर कौन से पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग पावर फैक्टर रीजन में जो एक्साइटेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर फैक्टर के साथ। अगर हम लोग एक्साइटेशन इंक्रीज़ करेंगे तो पावर फैक्टर डिक्रीज़ करेगा, एक्साइटेशन डिक्रीज़ करेंगे तो पावर फैक्टर इंक्रीज़ होगा। तभी बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, आई मीन सिंक्रोनस मोटर में इन्वर्टेड वी कर्व और वी कर्व के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस जनरेटर में जब हम लोग वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व के बारे में बात किया था, तो सिंक्रोनस जनरेटर में बेसिकली हम लोग कंसिडर कर रहे थे पर्टिकुलर पॉइंट के पर्टिकुलर पॉइंट से पहले हम लोग जो पावर फैक्टर जो कंसिडर कर रहे थे वो था लीडिंग पावर फैक्टर,
और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो पावर फैक्टर था, कौन सा पावर फैक्टर था, लैगिंग पावर फैक्टर। मगर अब ये जो पावर फैक्टर है इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे सिंक्रोनस मोटर के केस में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, सिंक्रोनस मोटर के केस में जो पावर फैक्टर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर के केस में यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट से पहले हम लोग कंसिडर कर रहे थे लीडिंग पावर फैक्टर, और ये पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड साइड में हम लोग कंसिडर कर रहे थे लैगिंग पावर फैक्टर इन केस ऑफ ऑल्टरनेटर। अभी मोटर के केस में हम लोग कंसिडर करेंगे अपोजिट। मोटर के केस में पर्टिकुलर पॉइंट से पहले हम लोग कंसिडर करेंगे लैगिंग पावर फैक्टर, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है उसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे लीडिंग पावर फैक्टर। कौन सा पावर फैक्टर कंसिडर करेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर कंसिडर करेंगे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से पहला लैगिंग पावर फैक्टर, और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद लीडिंग पावर फैक्टर, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पावर फैक्टर है वो कैसा होगा, यूनिटी होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सिंक्रोनस मोटर है इसकी जो वी कर्व और जो इन्वर्टेड वी कर्व है वो एकदम आइडेंटिकल है ऑल्टरनेटर की तरह। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें सेम वी कर्व मिल रही है, जो वी कर्व है उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इससे पहले हमें जो पावर फैक्टर जो मिल रहा है वो कौन सा पावर फैक्टर मिल रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर मिल रहा है। और सिंक्रोनस मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर कब चलती है, अंडर एक्साइटेशन में, नॉर्मल एक्साइटेशन में, ओवर एक्साइटेशन में। हमें पता है अंडर एक्साइटेशन में जो सिंक्रोनस मोटर है वो लैगिंग पावर फैक्टर पर चलती है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमें जो पावर फैक्टर जो मिल रहा है वो हमें कैसा पावर फैक्टर मिल रहा है, लीडिंग पावर फैक्टर मिल रहा है। और लीडिंग पावर फैक्टर के केस में क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर पर हमारी सिंक्रोनस मोटर कब चलती है, ओवर एक्साइटेशन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमें जो एक्साइटेशन जो मिलेगा, हमें मिलेगा ओवर एक्साइटेशन। और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पावर फैक्टर है वो कैसा है, यूनिटी पावर फैक्टर है। यूनिटी पावर फैक्टर है, इसका मतलब जो मशीन का जो एक्साइटेशन है वो कैसा एक्साइटेशन है, नॉर्मल एक्साइटेशन है। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर ये वाली जो कर्व हमें जो दिखाई दे रही है कंपाउंडिंग कर्व यूनिटी पावर फैक्टर पर, यहाँ पर ये वाली जो कर्व है इसके साथ एसोसिएटेड पावर P3 होता है, इसके साथ एसोसिएटेड P2, इसके साथ एसोसिएटेड P1। तो जो P3 जो पावर होगा ग्रेटर होगा P2 के कंपैरिजन में, P2 ज़्यादा होगा P1 के कंपैरिजन में। जो हमने सिंक्रोनस जनरेटर में पढ़ा, सिंक्रोनस जनरेटर की जो सिंक्रोनस जनरेटर में वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व में जो हमने डिस्कशन किया, सेम डिस्कशन सिंक्रोनस मोटर के केस में भी एप्लीकेबल है। मगर डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस ये हो रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पहले हमें मिल रहा है बेसिकली लैगिंग पावर फैक्टर, और जो मशीन है वो अंडर एक्साइटेड है। मगर सिंक्रोनस जनरेटर के केस में हो क्या रहा था, सिंक्रोनस जनरेटर के केस में जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इससे पहले हमें कौन सा पावर फैक्टर मिल रहा था, लीडिंग पावर फैक्टर, और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमें कौन सा पावर फैक्टर मिल रहा था, लैगिंग पावर फैक्टर मिल रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन मैं बता देता हूँ, पर्टिकुलर पॉइंट से पहले हमें मिल रहा था लीडिंग पावर फैक्टर, और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमें मिल रहा था लैगिंग पावर फैक्टर, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया था सिंक्रोनस जनरेटर के केस में, यहाँ पर ये अंडर एक्साइटेशन का केस है, लीडिंग पावर फैक्टर है। अंडर एक्साइटेशन के केस में और लीडिंग पावर फैक्टर पर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अंडर एक्साइटेशन के केस में, सिंक्रोनस जनरेटर में जो फील्ड करंट और जो आर्मेचर करंट है दोनों का हमें कैसा मिल रहा था, रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन मिल रहा था, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर में कंसिडर करें, अंडर एक्साइटेशन में लैगिंग पावर फैक्टर पर जो फील्ड करंट और जो आर्मेचर करंट है दोनों का हमें कैसा रिलेशन मिल रहा है, इन्वर्स रिलेशन मिल रहा है। बोलना मैं ये चाह रहा हूँ, सिंक्रोनस जनरेटर में हमने क्या डिस्कशन किया था, सिंक्रोनस जनरेटर में मतलब ऑल्टरनेटर में हमने ये डिस्कशन किया था, लीडिंग पावर फैक्टर पर जो फील्ड करंट और जो आर्मेचर करंट है दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मगर इसका अपोजिट होता है सिंक्रोनस मोटर के केस में। सिंक्रोनस मोटर में लैगिंग पावर फैक्टर पर जो फील्ड करंट और जो आर्मेचर करंट है दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करना। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बात किया वी कर्व के बारे में। सिमिलरली अगर हम लोग इन्वर्टेड वी कर्व के बारे में बात करें, सिंक्रोनस मोटर की जो इन्वर्टेड वी कर्व होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। अगेन ये पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिटी पावर फैक्टर, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पहला लैगिंग पावर फैक्टर, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसके बाद हमें कौन सा पावर फैक्टर मिलेगा, लीडिंग पावर फैक्टर। और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पावर फैक्टर है वो कैसा पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर फैक्टर है। जैसे जैसे हम लोग लोड को इंक्रीज़ करते आएंगे मोटर के शाफ्ट के साथ, तो होगा क्या, बेसिकली जो पावर होगा मोटर का वो इंक्रीज़ करते आएगा, जिसके वजह से होगा कि जो कर्व है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होती जाएंगी। तो हमें कुछ इस तरीके से कर्व मिलेगी। ये वाली कर्व के लिए अगर पावर P2 होता है, इसके लिए अगर P1 होता है, तो जो P2 जो पावर है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद द P1 पावर।